नमस्कार मित्रों। आइए आज समझते हैं कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल में इंसुलिन का निर्माण किस प्रकार से होता है। हम ये जानते हैं पैंक्रियास दो भागों से मिलकर बना है। एक्सोक्रीन पैंक्रियास जो कि एक डक्ट्स और लोब्यूल लोब्यूल जिसमें एसिनाई होते हैं, और एसिनाई जो पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करते हैं, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में मदद करता है। और इन एसिनाई के बीच बीच के हिस्से में अवेलेबल पैंक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिस जो कि एंडोक्रीन पैंक्रियास का भाग है, जिसमें अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं, बीटा सेल, अल्फा सेल, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, डेल्टा सेल्स, वह जो एंडोक्रीन हार्मोन्स का निर्माण करती है। वास्तव में ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में एंडोक्रीन सेल्स के जो कि 75% होती हैं, इनके अलावा 25% नॉन एंडोक्रीन सेल्स भी हैं। एंडोक्रीन सेल्स में मैक्सिमम पॉपुलेशन बीटा सेल्स की होती है 70 to 80%, 15 to 20% अल्फा सेल्स, और बहुत कम मात्रा में 5% डेल्टा सेल और 1% पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करने वाली पीपी सेल्स। तो इनमें सर्व प्रमुख है बीटा सेल्स जो 70 to 80% होती हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के कोर में बीच के भाग में होती हैं, और जो इंसुलिन बनाती है। चारों ओर ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करने वाली अल्फा सेल, और बीच बीच में डेल्टा और पीपी सेल्स। जब इंसुलिन का निर्माण निर्माण होता है पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में, वह इंसुलिन बनने से पहले अपने कुछ प्रो हार्मोन्स के रूप में बनती है। पेप्टाइड हार्मोन्स की ये विशेषता है कि सबसे पहले एक बड़ी चेन पेप्टाइड की बनती है, लॉन्ग पेप्टाइड, और उसके क्लीवेज से शॉर्टर पेप्टाइड हार्मोन्स का निर्माण होता है। इसी प्रकार इंसुलिन में भी सर्वप्रथम प्री प्रो इंसुलिन का निर्माण होता है, जिसमें कि प्रो इंसुलिन और सिग्नल पेप्टाइड दो भाग हैं। यह सिग्नल पेप्टाइड जब इस प्रो इंसुलिन से अलग हो जाता है, तब वो प्रो इंसुलिन बनती है। प्रो इंसुलिन पुनः दो भागों से मिलकर बनी होती है, इंसुलिन, सी पेप्टाइड और कुछ उन दोनों को कनेक्ट करने वाले एमिनो एसिड्स। जब प्रो इंसुलिन से यह तीनों अलग अलग हो जाते हैं, तब इंसुलिन इंसुलिन और सी पेप्टाइड का निर्माण होता है। वास्तव में इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों प्रो इंसुलिन के से टूटने पे बनते हैं, और दोनों इक्विमोलर कंसंट्रेशन में बनते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल इंसुलिन का, तो उसके साथ में एक मॉलिक्यूल सी पेप्टाइड का। यह इंसुलिन हार्मोन जो है, यह वास्तव में दो चेन से मिलकर बना होता है, ए चेन और बी चेन, जो कि दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। वास्तव में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड इंसुलिन में और भी होता है, जो ए चेन के अंदर इंट्रा चेन डाइपेप्टाइड हार्मोन होता है। तो आइए समझते हैं कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल में इन हार्मोन्स का निर्माण किस प्रकार से होता है। हम जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया न्यूक्लियस में आरंभ होती है, और ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो मैसेंजर आरएनए है न्यूक्लियस में बनकर, वह बाहर आकर न्यूक्लियस के चारों ओर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं, यहाँ वह ट्रांसक्रिप्शन से बना हुआ मैसेंजर आरएनए जो कोडिंग लाता है, उससे ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। तो सिक्यूरिटी सेल की विशेषता है कि उसमें न्यूक्लियस के चारों ओर काफी प्रचुर मात्रा में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जहां वह पेप्टाइड हार्मोन बनता है। जब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह उसकी सरफेस पे प्रेजेंट राइबोसोम्स में इसका निर्माण हो चुका होता है, तो वह प्री प्रो इंसुलिन अपने इस रूप में होता है, जिसके एक छोर पर सिग्नल पेप्टाइड है। यह सिग्नल पेप्टाइड उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रवेश करने में मदद करता है। जैसे ही यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रवेश कर जाता है, सिग्नल पेप्टाइड अलग हो जाता है। अब इसके बाद बना प्रो इंसुलिन। यह प्रो इंसुलिन वास्तव में आरंभ में एक चेन के रूप में होता है, और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इसकी फोल्डिंग होती है, हम जानते हैं कि प्रोटीनेशियस हार्मोन्स में फोल्डिंग का बहुत बड़ा महत्व है। सभी प्रोटीन्स जब फोल्ड होकर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब वह प्रभावी हो पाते हैं। तो ये प्रो इंसुलिन मॉलिक्यूल की फोल्डिंग होती है, जिसमें यह दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, और एक तीसरा इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। इसके बाद यह प्रो इंसुलिन इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक स्मॉल वेसिकल्स में रिलीज कर दिया जाता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद सेल्स में, सिक्यूरिटी सेल्स में प्रचुर मात्रा में गोल्गी एपरेटस भी उत्पन्न जो मौजूद रहते हैं। जब गोल्गी एपरेटस के बेसल साइड से यह वेसिकल्स प्रवेश करती हैं,
तो गोल्गी एपरेटस का काम क्या है? यह इनकी प्रोसेसिंग करता है। इसके अंदर उनका मैच्योरेशन होता है, उनके अंदर कुछ मॉइटीज जोड़ी जाती हैं, कुछ मॉइटीज निकाली जाती हैं, अंत में मैच्योर हार्मोन का निर्माण होता है। तो जो प्रो इंसुलिन जब इस गोल्गी एपरेटस में जाता है तो यहाँ पे मैच्योरेशन के दौरान ही यह इसकी क्लीवेज से सी पेप्टाइड अलग हो जाता है और इंसुलिन अलग हो जाता है। अब ये सी पेप्टाइड और इंसुलिन जो दोनों गोल्गी एपरेटस में बनकर इसके इस साइड से रिलीज होते हैं, वह सिक्रीटरी वेसिकल्स में, मैच्योर सिक्रीटरी वेसिकल्स में जाकर स्टोर हो जाते हैं इंसुलिन ग्रेन्यूल्स के रूप में। इस प्रकार से यह पूरा प्रोसेस न्यूक्लियस से आरंभ होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से गोल्गी एपरेटस और उसके बाद सिक्रीटरी वेसिकल्स में समाप्त होता है। इस प्रकार बने हुए सिक्रीटरी वेसिकल्स में सी पेप्टाइड और इंसुलिन यह दोनों पैक्ड होते हैं, रिलीज होने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर हम एक दूसरे डायग्राम में हम देखें तो सिक्रीटरी वेसिकल्स गोल्गी एपरेटस में प्रवेश की, मैच्योर होके वहां से हार्मोन्स लेके निकली। अब ये साइटोप्लाज्म में सिक्रीटरी वेसिकल्स मौजूद है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया न्यूक्लियस में हुई, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुई, प्रोसेसिंग गोल्गी एपरेटस में और स्टोरेज सिक्रीटरी वेसिकल में। अब ये सिक्रीटरी वेसिकल्स कुछ तो बनती जाती हैं और सीधे जाके सरफेस पे एक्सोसाइटोसिस के द्वारा अपना हार्मोन रिलीज करती जाती है, लेकिन कुछ सिक्रीटरी वेसिकल्स साइटोप्लाज्म में मौजूद रहती हैं और प्रतीक्षा करती हैं कि जब सिग्नल मिले तब रिलीज हो। लगातार रिलीज होने वाली सिक्रीटरी वेसिकल्स को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पाथवे, जो कि बेसल सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कराता है, और जो मौजूद रहती हैं और इंतजार करती हैं स्टिमुलस का, वह है रेगुलेटेड पाथवे, जो कि मील रिलेटेड या स्टिमुलस के दौरान, स्टिमुलस सिक्रीशन कपलिंग के दौरान इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है उसको कराता है। तो इस प्रकार से बनी हुई सिक्रीटरी वेसिकल्स जो साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, कुछ सिक्रीटरी वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगी होती हैं, जो जैसे ही स्टिमुलस मिला वैसे ही अपना सिक्रीशन एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर रिलीज कर देती हैं। यह इंसुलिन की फर्स्ट फेज ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन है, जो एक ब्रिस्क अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में इंसुलिन बाहर आ जाता है। इसके बाद लगातार स्टिमुलस के बने रहने पे जो साइटोप्लाज्म में मौजूद और सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं, वह सबसे पहले उनका सिलेक्शन होता है, फिर वो सिक्रीटरी वेसिकल्स सिलेक्ट होके डॉकिंग के प्रक्रिया के द्वारा साइटोप्लाज्म में चलती हुई और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आती हैं। इस काम के लिए माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है उनका कैल्शियम की प्रेजेंस में, और यह सरफेस पे आने के बाद यह सरफेस से फ्यूज होके और फिर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा अपना सिक्रीशन इंसुलिन बाहर रिलीज करा देती है। यह है सेकेंड फेज ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। तो जो प्री फॉर्म्ड वेसिकल्स जो मेम्ब्रेन पे लगी होती हैं वो फर्स्ट फेज कराती हैं, जो साइटोप्लाज्म में है वो साइटोप्लाज्म तक मूव करके और उसके बाद एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सेकेंड फेज ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन कराती है। तो इस प्रकार मित्रों हमने समझा कि किस प्रकार से बीटा सेल्स में प्री प्रो इंसुलिन, उससे प्रो इंसुलिन और इसके टूटने से सी पेप्टाइड और इंसुलिन का निर्माण होता है। यह सी पेप्टाइड और इंसुलिन दोनों ही सिक्रीटरी वेसिकल्स में स्टोर्ड रहती हैं, और जो सिक्रीटरी वेसिकल्स मेम्ब्रेन के पास होती हैं वो फर्स्ट फेज ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन कराती हैं, जो दूर होती हैं वो धीरे धीरे मेम्ब्रेन पे आके रिलीज होती जाती हैं स्टिमुलस के साथ साथ, और ये सेकेंड फेज ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन कराती है। धन्यवाद।